हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में है, मतलब अगले वर्ष है, वो इस कोर्स के मतलब इस चैनल से जुड़ करके और इस कोर्स की सहायता से अपना क्लास 12 का तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। अभी इस कोर्स के अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। आने वाले दिनों में बाकी का जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका सपोर्ट बढ़िया रहा तो आने वाले दिनों में उन सब सब्जेक्ट का भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप नए विद्यार्थी हैं, अगर आप पीछे लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जा करके सबसे पहले आप पीछे के लेक्चर को देखिए और तब इस लेक्चर को देखिए, आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएगी। है कि नहीं बात? क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं लेक्चर को बीच में से देखना शुरू कर देते हैं, फिर होता क्या है उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं तो प्लीज बाबू, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप गलती ना करें, आप जाके पहले पीछे वाला लेक्चर को देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, है ना। क्योंकि सिस्टमेटिक रूप से अगर चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, आज हमारा क्लास 12 के केमिस्ट्री का क्या लेक्चर है? आज हमारा 12वां लेक्चर है ना। अभी तक हम लोगों ने कुल, है ना, 11 लेक्चर कवर किया है अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट अध्याय पे। और फर्स्ट अध्याय हमारा जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? ठोस अवस्था। इसमें हम लोगों ने अब तक 11 लेक्चर को कवर कर लिया है। आज हमारा 12वां लेक्चर है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो हम बात किए थे, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे आणविक क्रिस्टलीय ठोस या आणविक ठोस के क्या प्रकार पे बात कर रहे थे। तो आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस थे वो मुख्य रूप से आणविक क्रिस्टलीय ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे वो बात किए थे अध्रुवीय आणविक ठोस के ऊपर बात कर लिए थे। ठीक है ना। इस क्लास में हमको बेसिकली डिस्कस क्या करना है? इस क्लास में हमको डिस्कस करना है अध्रुवीय आणविक ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। उनसे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है और फिर हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस पे। है कि नहीं बात? तो अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज बाबू जाकर के देखिए और तब यहाँ आइए, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी, बेहतरीन समझ में आएगी, है ना। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक चल रहा था, मेन टॉपिक लिख लेते हैं, है ना, और तब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था, हम लोगों का जो मेन टॉपिक क्या चल रहा था? हम लोग का जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना। हम लोग चल रहा था आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या वर्गों में बांटा गया बाबू? 3 वर्गों में। कौन कौन है? तो सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ाए थे, पहला जो था, पहला क्या था आणविक क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में? सबसे पहला था ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस था। ठीक है। सेकंड जो इसमें था, सेकंड था अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। और तीसरा जो था वो क्या था? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इन 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है जी। जिसमें से हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या कवर कर लिए थे बताइए?
आप लोग अगर पढ़े रहे होंगे सिस्टमेटिक रूप से, अगर आप चीजों को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे बढ़िया से, तो आप ये बात जानते हैं कि हमने जो कवर कर लिया था ध्रुवीय आणविक ठोस तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में भी पढ़ लिए थे, है ना। लेकिन इस क्लास में बेसिकली, है ना, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था वो कवर किया था अध्रुवीय आणविक ठोस को, है ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको कवर कर लिया था, अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। अगर आप नहीं देखे उस लेक्चर को तो जाकर के एक बार देख लीजिए, आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएगी। फिर भी हम इसका एक बार यहाँ पे डिफिनेशन लिख देंगे, है ना। इसलिए लिख देंगे ना कि अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो आपको चीजें यहाँ समझ में आए बेहतरीन। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में हमने आप लोगों को बताया था कि अध्रुवीय आणविक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, है ना। जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, और जिनके अवयवी कणों के बीच क्या लगता है क्या, परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करता है। अरे है कि नहीं बात। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के बीच में जो बल लगता है, कमजोर बल लगता है, जिसको क्या कहता है, परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग ध्रुवीय में क्या पढ़ाए थे कि ध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उसके अवयवी कणों के बीच ध्रुवीय आकर्षण बल काम करता है, लेकिन जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों के बीच क्या परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल कार्य करता है, होता है अंतराण्विक आकर्षण बल ही। अरे भाई अवयवी कण है उसके बीच में लगेगा क्या, अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं लगेगा, लेकिन उस अंतराण्विक आकर्षण बल का यहाँ पे नाम है क्या नाम है भाई, परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल, ठीक है ना। कमजोर बल होता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या बताया था कि वैसा आणविक ठोस, है ना, वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अवयवी कण कमजोर, है ना, जिसके अवयवी कण कमजोर क्या अंतराण्विक आकर्षण बल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके अवयवी कणों के बीच क्या परिक्षेपण बल या लंदन बल क्रियाशील होता है, जिनके अवयवी कण परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा था, अध्रुवीय, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। क्लियर है, सिंपल बात है। ये हम पिछले क्लास में भी इसका डिफिनेशन लिखे थे कि वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। या फिर इसका एक और डिफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। इसका एक मतलब एक डिफिनेशन ये भी बन सकता है ना। समझ में आ रहा है चीजें। तो इसका एक डिफिनेशन और अगर आप बनाना चाहें तो इसका एक डिफिनेशन और क्या बन सकता है, या करके अगर आप लिखना चाहें इसके बारे में तो क्या लिख सकते हैं
कि वैसा ठोस वैसा ठोस या वैसा आणविक ठोस लिख दीजिए, है ना, अच्छा लगेगा। वैसा आणविक ठोस ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अध्रुवीय अणु होते हैं। उससे क्या कहा जाता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। सिंपल चीज है। तो इसका दो डिमिनेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण के बारे में बात किया जाए। इसके उदाहरण पे हम बात किए थे, है ना, फिर भी एक बार हम बात करना जरूरी समझेंगे, है ना। क्या उदाहरण था इसका? सबसे पहला जो उदाहरण इसका हम बात किए थे, सबसे फर्स्ट उदाहरण क्या था इसका? अध्रुवीय आणविक ठोस का, है ना। क्या था आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट में? क्या था? C6H6 जो होता है ना, बेंजीन। C6H6 है क्या? ये है बेंजीन आपका। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन अध्रुवीय आणविक ठोस होता है ना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस है ये, है ना। इसके अलावा बेंजीन के अलावा क्या आता है? बेंजीन के अलावा होता है, मान लीजिए C25H52, C25H52, है ना। ये भी क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। इसके अलावा आपका CO2 भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस में आता है। लेकिन ठोस CO2 होना चाहिए। CO2 होना तो चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, क्योंकि हम ठोस का बात कर रहे हैं। तो ठोस CO2 जो है ना, वो भी क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। क्लियर है चीजें? अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर समझे, और भी एग्जाम्पल था इसका। जैसे जितने भी हमने बताया था कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उस सबके सब अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, क्या बताएं? जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस हैं या सभी अक्रिय गैस, है ना, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सब अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैसें, है ना। तो सभी अक्रिय गैसें जो है ना, वो अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है? हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेजॉन और कुछ रेडॉन। ये सब जितने भी अक्रिय गैस है, ये सब के सब क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आती है। तीसरा अगर बात करें, तीसरा और भी क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करें आपका, अगर Cl2 कहीं पे लिखा है, Cl2, है ना, डाइक्लोराइड, तो Cl2 भी क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत ही आता है। Cl2 के अलावा आपका क्या होगा? कहीं पे अगर H2 लिखा मिलेगा, H2, तो H2 भी क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत ही आएगा, है ना। कहीं पे O2 मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? O2, ये भी क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस बेसिकली होता क्या है? जो भी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के बीच परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल कार्य करता है। परिक्षेपण बल को ही लंदन बल बोलते हैं। और परिक्षेपण बल या लंदन बल जो होता है एक कमजोर बल होता है। ऐसा नहीं बहुत मजबूत बल होता नहीं, बहुत कमजोर बल होता है। या फिर दूसरा तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। बाकी ध्रुवीय अणु का होता है और अध्रुवीय अणु का होता है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, जाके देखिए, क्योंकि हम फिर यहाँ फिर से वापस ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु को क्लियर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने लगभग 20-25 मिनट मेहनत करके बढ़िया से दोनों अणुओं को बढ़िया से समझा दिया है कि ध्रुवीय अणु क्या होता है और अध्रुवीय अणु क्या होता है। ठीक है, तो नहीं देखें तो प्लीज जाकर देखिए। ठीक है, तो ये बात हो गया किसके बारे में, अभी तक जो हम लोग बात किए, अभी ज्यादा कुछ बात नहीं की है, हम अध्रुवीय क्रिस्टलीय अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बात की, इतना बात। अच्छा, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको हमको समझना है ना। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए, अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित, है ना, इससे अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण पॉइंट्स, है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण, है ना, बिंदु बोल सकते हैं, बिंदु, है ना। थोड़ा सा अगर टेढ़ा होगा तो मेहनत कीजिएगा, है कि नहीं बात, ऐसे हम प्रयास कर तो रहे, सीधा लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो अध्रुवीय आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए, क्या क्या पूछेगा, 6 चीज इसमें याद रखिएगा। सबसे पहला अगर पूछा जाए कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, है ना, इसके अवयवीकरण क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा अवयवीकरण क्या होगा इसका, सबसे पहला। सेकंड आपको याद रखना है, पहला अवयवीकरण याद रहेगा, सेकंड, उसके बाद आकर्षण बल याद रखना है, आखिर में आकर्षण बल, मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवीकरणों के बीच कौन सा आकर्षण बल काम करता है। तीसरा, फिर आपको इसका उदाहरण आपको पता होना चाहिए, तो उदाहरण तो ऐसे हम ढेर लिख दिए हैं। ठीक है, उदाहरण पता होनी चाहिए। उदाहरण के अलावा इसका प्रकृति आपको पता होना चाहिए, इसका प्रकृति। ठीक है, उसके बाद पता होना चाहिए आपको इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक, द्रवणांक एवं क्वथनांक, सही है। तो द्रवणांक एवं क्वथनांक जब पता चल जाएगा आपको, तो द्रवणांक एवं क्वथनांक के बाद आपको पता होना चाहिए इसका चालकता, घनत्व, डेंसिटी भी पता होना चाहिए, क्या होता है डेंसिटी इसका। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे, वो कवर करेंगे इसकी चालकता। सही है, समझते चलिएगा। तो जो भी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण क्या होते हैं बताइए। हमने यहाँ पे क्लियर लिखा दिया, यहाँ पे देखिए इसका नाम ही क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये है तो आणविक ठोस ही, भले ध्रुवीय हो या अध्रुवीय मैटर अलग है, लेकिन है कैसा ठोस, आणविक ठोस। और जितने भी आणविक ठोस होते हैं उन सबका जो अवयवीकरण होता है एक अणु होता है, क्या होता है भाई, अणु होता है। तो इसके जो अवयवीकरण होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस के भी जो अवयवीकरण होंगे वो ये क्या होंगे, अणु होंगे। क्या होंगे भाई, अणु। इसका अवयवीकरण भी क्या होगा, अणु होगा। लेकिन अणु में भी कैसा होगा, ये भी याद रखना, अध्रुवीय अणु होगा, अध्रुवीय होगा। ऐसा नहीं कि ध्रुवीय अणु होगा, नहीं, ध्रुवीय अणु अगर हो गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ध्रुवीय अणु अगर हुआ तब तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएगा, तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है कि नहीं बात। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के जो होंगे ना अवयवीकरण अणु तो होंगे, लेकिन कैसे अणु होंगे भाई, अध्रुवीय अणु होंगे। सही है, अच्छा। उसके बाद आकर्षण बल, मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच कौन सा बल काम करता है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ना, कौन सा अंतराण्विक आकर्षण बल काम करता है, सिंपल बात है। तो अगर बात करें तो जो भी अवयवीकरण होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के, उनके बीच कौन बल कार्य करता है, परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल। हमें भी बताएं कि परिक्षेपण बल कार्य करेगा या फिर लंदन बल कार्य करेगा। यानी
जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उसको परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल लग रहा है अवयवी कणों के बीच वो कौन सा बल है भाई, उसको यहाँ पे लग रहा है कौन, ये परिक्षेपण बल बोल लीजिए इसको, परिक्षेपण बल या फिर इसी को बोल देते हैं लंदन बल, लंदन बल। ठीक है, क्लियर है चीजें। अच्छा आगे बढ़ेंगे, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण तो बहुत सारा है। जैसे हम अभी बताएं आपको कि बेंजीन इसका एक उदाहरण है C6H6 है ना, इसके अलावा CO2 हमने बताया इसका उदाहरण है ना, Cl2 बताया है ना, H2 बताया है ना, इस सारी बहुत सारे उदाहरण है इसका, बहुत सारे उदाहरण है। जितने भी अक्रिय गैस है वो सबके सब अध्रुवीय आणविक ठोस ही होते हैं। सही है जी। अच्छा उसके बाद इसकी प्रकृति का होता है, कैसा होता है ये, कठोर मुलायम। तो अगर बात करें हम क्या बताएं कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल बोल रहे हैं। और परिक्षेपण बल या लंदन बल जो है ना वो मजबूत बल नहीं है, कमजोर बल है। और चूंकि यह बल कमजोर है इसलिए जो भी कौन होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो भी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। आप खुद देखिए ना भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना। हाँ ये बात अलग है कि ठोस की अवस्था में आ सकता है लेकिन फिर भी तो मुलायम ही रहेगा। क्लोरीन, हाइड्रोजन ये सब है ना, ठोस की अवस्था में ये सब आएंगे भी तब भी ये सब क्या रहते हैं, मुलायम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा हार्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाले हैं। तो अगर इनकी प्रकृति पूछा जाए कि कैसे होंगे तो मुलायम ही होंगे, हार्ड कहां से होंगे, है कि नहीं बात। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है भाई, मुलायम, मुलायम ही होती है ना, हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा इनका द्रवणांक क्वथनांक क्या होता है, इनका द्रवणांक क्वथनांक भी कम ही होता है, सबसे कम, अति निम्न बोल सकते हैं। ध्रुवीय से भी कम होता है इसका द्रवणांक क्वथनांक है ना, जो ध्रुवीय आणविक ठोस हमने बताया ध्रुवीय आणविक ठोस से भी कम होता है इसका द्रवणांक क्वथनांक। तो आप सोच सकते हैं इसका द्रवणांक क्वथनांक कितना कम होता होगा, है ना। तो इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या बोल सकते हैं, अति निम्न बोल सकते हैं, अति निम्न। ठीक है। अच्छा डेंसिटी, घनत्व का होगा। एक बात बताइए, परिक्षेपण बल या लंदन बल ही कमजोर है ना, मतलब अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल ही कमजोर है, तो क्या मजबूती से बांध के लगेगा, नहीं रखेगा। और जब अवयवी कण पूरा मजबूती से नहीं बंधे होंगे तो जाहिर सी बात है कि अवयवी कण दूर दूर होंगे, क्योंकि प्रेम कम होगा तो दूरी ज्यादा होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दो अवयवी कण हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है ना अंतराण्विक आकर्षण बल, वो अगर कमजोर रहे तो कण दूर दूर रहेगा, प्रेम कम तो दूरी ज्यादा। तो यहाँ पे प्रेम कम ही है, जो अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो परिक्षेपण बल या लंदन बल है कमजोर ही तो है। और जब कमजोर है तो अवयवी कण दूर होगा, और जब अवयवी कण दूर दूर होगा तो उस कंडीशन में जो ठोस होंगे उनका डेंसिटी कम होगा कि ज्यादा, जाहिर सी बात है कि कम होगा, है कि नहीं बात। क्योंकि अवयवी कण पास पास रहेंगे तब तो डेंसिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन अवयवी कण जब दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगा। तो यहां पर भी जो घनत्व होता है ना, घनत्व कम होता है, लेकिन घनत्व में भी क्या होता है, बहुत कम होता है, अति निम्न। अति निम्न क्यों लिख रहे हैं जी, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होता है। चालकता के बारे में बात करें, क्या विद्युत के सुचालक कुचालक कैसे होते हैं, तो जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या जितने भी आणविक ठोस होते हैं वो सबके सब विद्युत के कुचालक होंगे, सबके सब। समझ रहा चीजें। तो एक बात बताइए, आप खुद सोचिए ना, ये सब क्या विद्युत का चालन कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि भाई आयनों में टूटने वाला तो है नहीं, है नहीं बात, विद्युत का चालन तो होगा नहीं सबसे, है ना। तो बात वही है, आप एक लाइन में सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं, चाहे फिर ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो या फिर हाइड्रोजन आबंधित हो, जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं वो सबके सब विद्युत का कुचालक होगा। क्यों, क्योंकि किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। विद्युत के चालन करने में दो ही लोग का योगदान होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन का या फिर आयन का।
इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही आयन है, जिसके वजह से क्या होता है, विद्युत का कुचालक। तो इनकी चालकता क्या होती है, ये प्रायः क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सिंपल बात, ठीक है। तो इतना बात हम लोगों ने जाना अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसको भी लगे हाथे बात ही कर लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों जी। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अगर बारे में बात किया जाए, क्या क्या है चीजें इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। नाम क्या है, नाम ही में तो सब चीज है जी। नाम क्या है, हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित नाम ही है क्या, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। नाम में ही देख लीजिए, यहाँ पे नाम में ही इसके क्या आ रहा है, इसके नाम में ही आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके नाम में ही आ रहा है हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध, है ना। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे, उन सबके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध काम करेगा, हाइड्रोजन आबंध काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा। जैसे यहां पर अवयवी कणों के बीच जो अवयवी कण को जो बांध कर रखने वाला जो बल था यहां पे, उसको हम बोल रहे थे परिक्षेपण बल, या फिर इसी को बोल रहे थे लंदन बल, बोल रहे थे। लेकिन यहां पर जो अवयवी कण को बांध करके रखेगा, वो रखेगा कौन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। समझ में आ रहा है चीजें। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। यही तो लिख सकते हैं कि वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तो होगा क्योंकि इसके जो अवयवी कण होंगे वो किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे जी, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। क्योंकि हम जो आणविक ठोस का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये बल के आधार पर ही तो किए हैं। उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल के आधार पर ही तो 3 वर्गों में बांटा गया, है ना। जब ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल लग रहा था तो उसको बोला गया ध्रुवीय आणविक ठोस, है ना। परिक्षेपण बल या लंदन बल लग रहा था तो उसको बोला गया अध्रुवीय आणविक ठोस। और जब अवयवी कणों के बीच, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा था तो उसको बोला गया हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्लियर है। बल के आधार पर ही तो बांटे हैं। तो बल के आधार पर जब बांटे हैं तो ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या बताए हैं, यहाँ पे जो आकर्षण बल लगता है वो ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल, है ना, ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल। सही है। इसमें हमने बता ही दिया कि अध्रुवीय में क्या लगता है, परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल। तो यहाँ पे किसके क्या लगेगा, इसके बीच में हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे कि वैसा, क्या लिखेंगे, वैसा आणविक ठोस वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण जिसके अवयवी कण परस्पर जिसके अवयवी कण परस्पर जिसके अवयवी कण परस्पर हाइड्रोजन आबंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से एक दूसरे से
एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं। हमने क्या बताया कि वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे हाइड्रोजन आबंधित, उसे हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक, उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहा जाता है, कहा जाता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहा जाता है। क्लियर है जी। अच्छा, तो अगर इसका उदाहरण के बारे में बात किया जाए, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, क्या है इसका उदाहरण? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के कोई तो उदाहरण होंगे, हाँ बहुत सारा है। तो हाइड्रोजन आबंधित, जैसे उसका उदाहरण है तो इसका भी उदाहरण है ना। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का अगर उदाहरण देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है जल, H2O, है ना, है ना, ठोस H2O, ठोस H2O बोल सकते हैं अपन, इसको वर्फ बोल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो ठोस H2O होता है वो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में आता है, ठीक है। इसके अलावा ठोस NH3, ठोस NH3 अमोनिया, तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में आता है। इसके अलावा और क्या है हाइड्रोजन आबंधित में, कौन आता है? इसके अलावा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF भी वो होता है ना, HF भी जो है ना, ये भी कौन में आता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बात रहा किसके बारे में, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में, ठीक है। अब इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरे है कि नहीं बात, जैसे हमने अध्रुवीय आणविक ठोस में सब चीजें देखी, उसी प्रकार से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में भी सब चीजें होंगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो इसको भी थोड़ा सा अगर हम देख लें, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम थोड़ा सा अपन देखेंगे, और जरूरी है इस चीज को समझना। हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, बस समझना जरूरी है इस पॉइंट को, है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स जो है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे वही, क्या देखेंगे, इसके अवयवी कण क्या है, अवयवी कण, वही सब तो हमको देखना है, इसके अवयवी कण क्या है। सेकंड हम जानेंगे इनके वो जी आकर्षण बल बोल लीजिए, हाँ आकर्षण बल ही बोल लीजिए, अंतराण्विक आकर्षण बल लिखते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। तीसरा अपन जानेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल के बाद, है ना, इनका उदाहरण देखेंगे, हालांकि उदाहरण हम लिख दिए हैं फिर भी देखेंगे। उसके बाद चौथा इनकी प्रकृति, नेचर क्या है ना।
पांचवा इसका देखेंगे को जी प्रकृति के बाद अपन देखेंगे इनका द्रोणांक एवं क्वथनांक। द्रोणांक एवं क्वथनांक। उसके बाद अपन देखेंगे छठा घनत्व, है ना। और उसके बाद लास्ट देखेंगे कंडक्टिविटी अर्थात चालकता। सही है। एक एक करके सबको देखते हैं अपन बारी बारी से। तो अगर इसके बात करें अवयवी कण के बारे में, तो हमने क्या बताया, अभी बताया पीछे आपको कि जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्या है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस ही तो हैं। तो जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं सबके सबके अवयवी कण क्या है, अणु ही तो हैं। सबके अवयवी कण क्या है, अणु हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी, है ना, एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस ही है ना, जिसके वजह से इसके अवयवी कण भी क्या है, अणु ही है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अवयवी कण क्या है, इसके अवयवी कण है अणु। क्या है जी, अणु, अणु, है ना। अच्छा, सेकंड बात है अंतराण्विक आकर्षण बल के रूप में क्या काम कर रहा है। तो हम अभी आपको बताएं कि जो भी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में जो बल का काम कर रहा है, जो अवयवी कण को बांध करके रखने का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हाइड्रोजन बंध। क्या बांध कर रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल के रूप में कौन कार्य कर रहा है भाई, हाइड्रोजन बंध काम कर रहा है। कौन बंध काम कर रहा है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बात करें, उदाहरण क्या है इसका, तो हमने अभी उदाहरण बहुत सारा करवाया है ना, H2O, NH3 वगैरह, है ना। तो इसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं भाई, इसके उदाहरण क्या है, तो ठोस H2O, ठोस H2O मतलब जल, ठोस NH3, ठोस NH3 अमोनिया, और इसके अलावा हमने बताया HF, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो HF भी क्या है, इसके उदाहरण है। ठोस H2O, ठोस NH3 और HF क्या है, इसके उदाहरण, है ना। उसके बाद अगर बात करें कि इनकी प्रकृति क्या है, नेचर कैसा है इनका, है ना, कैसे हैं, मुलायम है ना, कि कठोर है, कैसे हैं। तो देखिए चूंकि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी क्या है ना, क्या है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस ही है। और जितने भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस है वो सबके सब हैं मुलायम ही, है ना। तो जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी है, इनकी प्रकृति भी क्या होती है, मुलायम ही होती है। ऐसा नहीं हार्ड होते हैं, नहीं, ये भी मुलायम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें, पूछें कि भाई मुलायम है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो अध्रुवीय होता है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, इससे थोड़ा सा कठोर होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, है ना, या फिर ध्रुवीय आणविक ठोस, इससे थोड़ा सा क्या होता है, कठोर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में बात की है, तो ये होता तो है मुलायम ही, ये होता क्या है, मुलायम ही होता है, लेकिन अध्रुवीय की उपेक्षा कठोर होता है। होता है क्या, मुलायम, लेकिन क्या होता है, अध्रुवीय की उपेक्षा, अध्रुवीय की उपेक्षा कठोर, कठोर होता है। ठीक है, होता मुलायम ही है, लेकिन अध्रुवीय की उपेक्षा क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है। अच्छा, द्रोणांक और क्वथनांक क्या होगा, तो देखिए इसका भी द्रोणांक क्वथनांक कुछ उच्च नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा हो जाएगा, नहीं, इसका भी द्रोणांक क्वथनांक निम्न ही होता है, कम ही होता है। लेकिन याद रखिएगा, इनका द्रोणांक क्वथनांक तो कम ही होता है ना, लेकिन ध्रुवीय और अध्रुवीय से ज्यादा। ठीक है, द्रोणांक क्वथनांक कम ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, होगा कम ही, लेकिन क्या होगा, ध्रुवीय और अध्रुवीय से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पर यहाँ पे एक चीज मेंशन करना भूल गए हम, मुलायम लेकिन ध्रुवीय एवं अध्रुवीय कर देना चाहिए था हमको, ध्रुवीय एवं
अध्रुवीय की उपेक्षा ध्रुवीय एवं अध्रुवीय की उपेक्षा कठोर। ठीक है, द्रवणांक एवं क्वथनांक भी बता दिए कि द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन ध्रुवीय एवं अध्रुवीय की उपेक्षा ध्रुवीय एवं अध्रुवीय की उपेक्षा क्या होगा, अधिक। ठीक है, और सेम घनत्व में भी वही होगा, है ना। घनत्व के साथ भी इसका क्या होगा, वही होगा। घनत्व भी इसका क्या होता है, निम्न ही होता है। इसका घनत्व भी क्या होता है, निम्न ही होता है। घनत्व भी इसका क्या होगा, निम्न होगा, कम ही होता है। लेकिन डेंसिटी कम होता है, लेकिन वही ध्रुवीय अध्रुवीय की उपेक्षा क्या होता है, ज्यादा। याद रखिएगा आप इस चीज को, है ना। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछी जाएगी आपसे चीजें, लेकिन हाँ फिर भी याद रखिएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके फायदा होगा, है ना। इसलिए हम सलाह यही देंगे कि आप इस चीज को याद रखिएगा। तो इनका डेंसिटी भी कम ही होता है, घनत्व भी कम ही होता है, हाइड्रोजन आबंधित का भी, है ना। अच्छा, चालकता क्या होता है तो हम बता दिए, स्टार्टिंग में ही बता दिए कि जितने भी आणविक स्टेलेट ठोस होते हैं सबके सब विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी के बारे में भी अगर आपसे पूछ रहा है, ये भी क्या होंगे, कुचालक ही होंगे, कुचालक। ऐसा नहीं कि सुचालक हो जाएगा, नहीं, ये भी कुचालक ही होता है। ठीक है, तो आप इतना बात याद रखिएगा किसके बारे में, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, तो हमने इतना बात कवर किया। ठीक है, बाकी किताब में इतने डिटेल में नहीं दिया है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया गया है बात। एनसीईआरटी में मतलब खाली डिफिनेशन हल्का हल्का वो हमें एक लाइन में सब, मतलब पूरा एक साथ सबको लिख दिया गया, ध्रुवीय अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित को सबको एक साथ मेंशन कर दिया गया है। इतना विस्तार से वहां चीजें नहीं समझाई गई है। लेकिन देखिए, आपको चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप चीजें समझेंगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा आपको फिर, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप चीजों को समझ करके पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने किसके बारे में बताया, ये सारी चीज हम बताए हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। तो मेरा आज पूरी तरह से कवर हो गया आणविक स्टेलेट ठोस, है ना। हमने ध्रुवीय अध्रुवीय को कवर किया है, उसके बाद हाइड्रोजन आबंधित को कवर किया, बाकी ध्रुवीय को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे, है ना। अब जो हमारा लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर, वो पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा, है ना। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, है ना, क्या, मेटलिक, मेटलिक समझते हैं ना, हाँ, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर बात करेंगे। और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जब पढ़ेंगे तो उसमें उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिर जब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस मेरा कवर हो जाएगा, तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के बाद हम प्रोसीड कर जाएंगे अपने क्रिस्टल जालक पे, है ना, क्रिस्टल लेटिस पे। क्योंकि क्रिस्टल जालक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वहां से सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो फिर हम प्रोसीड कर जाएंगे क्रिस्टल लेटिस पे, है ना। तो बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, चीजें कैसे समझ में आई। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।